अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह द सीनियर जर्नलिस्ट फरूख पताफी। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉन लीक्स के हवाले से, जिसका चर्चा जो है हम कई अरसे से सुन रहे हैं और उसके हवाले से जितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं वो भी हम सुनते आए हैं। कभी मिलिट्री के हवाले से बातें सुनते आए, कभी हम हुकूमत की जानिब से बातें सुनते हैं, लेकिन आखिरकार जो डॉन लीक्स का मसला है, मामला है, वो हल हो चुका है। DGISPR मेजर आसिफ गफूर ने कहा है कि डॉन लीक्स का मामला हल हो चुका है और इस हवाले से जो उन्होंने कुछ रोज पहले अपना ट्वीट किया था, वो ट्वीट जो है वो वापस लेते हैं। उनका कहना है कि जो ट्वीट किया था वो किसी भी सरकारी दफ्तर या फिर शख्सियत के हवाले नहीं था। डॉन लीक्स की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 18 के मुताबिक कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद हो चुका है और इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की जो मंजूरी है वो वज़ीर आज़म साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ चैनल्स में टॉक शोज होते रहे, मुख्तलिफ चैनल्स में बातें होती रहीं और कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से सिविल और मिलिट्री जो है इदारों को की लड़ाई करवाई जा सके, गलत फहमी पैदा करवाई जा सके। और आज जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें और भी बड़ी चीजें बात की है उन्होंने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ने बात की डॉन लीक्स के हवाले से कि जितनी भी गलत फहमियां थी वो दूर हो चुकी हैं। गलत फहमियां इस वजह से पैदा हुई थी कि एक नोटिफिकेशन था जो कि वजारत दाखिला से आना था और नहीं आ पाया था, क्योंकि अब वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए जो है जितनी भी गलत फहमी है वो दूर हो चुकी है। और जो भी हुकूमत को साथ उन्होंने सराहते हुए कहा है कि हकाइक को सामने लाने के हवाले से हुकूमत को सराहते भी हैं और साथ साथ हुकूमत ने जो गलत फहमियां दूर की हैं इस इकदाम को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म फाइनल अथॉरिटी है और वो जो भी हुक्म देंगे उस पर अमल होना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे कि नाज़रीन साथ साथ बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ डॉन लीक्स के हवाले से बात नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ बात हुई है उन तमाम इश्यूज के हवाले से जो कि आजकल हम सुन रहे हैं। पहले बात हुई अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि मर्दमशुमारी की जो टीम गई हुई थी और वो चमन के जो इर्द गिर्द इलाके हैं उन पर मर्दमशुमारी करवा रही थी, तो वहाँ पे अफगान फोर्सेज ने उन पर अटैक किया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान फोर्सेज पर अटैक किया गया। तो इस मामले पर भी उन्होंने बात की और इस मामले में बताया कि क्या गलत फहमियां थी जो कि अब दूर हो चुकी हैं। साथ साथ इंडिया के मामले पर उन्होंने बताया LOC की टेंशन जो है उस हवाले से उन्होंने बयान किया कि क्या वजह है LOC की टेंशन की और किस तरह से भारत बार बार जारियत का मुजाहरा करता है और जो इल्जाम पाकिस्तानी फोर्सेस पे लगा है, पाकिस्तानी आर्मी पे लगा है कि हमने शायद जो इंडियन जो आर्मी के लोग थे जो कि हलाक हुए थे उनकी लाशों की बेरुमती की है, तो पाकिस्तानी फौज ये काम नहीं करती, बल्कि पाकिस्तानी फौज को शायद दुनिया के वाहिद फौज है जो हमेशा से बहुत ही इज्जत और एहतराम करती है अपने दुश्मन का भी। साथ साथ उन्होंने कुलभूषण यादव के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव जो है उसका ट्रायल हुआ है, उसको सजा सुना दी गई है। अब जिस तरह से भारत ने जो है वो आलमी अदालत में रुजू किया है, तो जिसका फैसला है वो वजारत खारजा ही कर पाएगी और वही बताएगी कि आगे से किस हवाले से और किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं। ईरान के हवाले से भी नाज़रीन आपको पता होगा कि ईरान के हवाले से भी जो है कुछ गलत फहमियां पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पैदा हुई हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने भी जिस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया है उस हवाले से काफी ज्यादा बातें इस वक्त जो है पाकिस्तान में भी हो रही हैं। इस पर उनका ये कहना था कि हर कोई जो है अपने मुल्क के अंदर किसी और किस्म का बयान देता है, उस हालात को देखते हुए बयान देता है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात बेहतर रहें। साथ साथ जो इत्तेहाद है सऊदी इत्तेहाद, उसके हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ईरान को जो है सऊदी इत्तेहाद के हवाले से कोई गलत फहमियां हैं या उनको लगता है कि सऊदी इत्तेहाद जो है वो ईरान के हवाले से है, ईरान के खिलाफ है, तो जो तहफ़्फ़ुज़ात है ईरान के हमने कोशिश की कि उसको भी दूर किया जाए। और कई बातें जिसके हवाले से बात करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं लाइव कॉल, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। फरूख, मैं जानती हूँ मेरा इंट्रो जो है वो जरा लंबा हो गया है, क्योंकि जो आज प्रेस रिलीज थी जो कि बात की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी बड़ी प्रिसाइज थी, एक्यूरेट थी। एक चीज को जो है वो बारे में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ डॉन लीक्स के हवाले से नहीं थी बल्कि बाकी जो मेजर इश्यूज हैं उनके हवाले से थी। डॉन लीक्स पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो एक कमेंट आज दिया गया है DGISPR की जानिब से, उन्होंने कहा कि हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो किन हालात से गुजर रहा है। हम 2020 की इनिंग्स खेल रहे हैं, 17th ओवर है जिसमें इस वक्त हैं, तो दुश्मन हर जगह से कोशिश करेगा कि हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जा सके, तो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका साथ ना दें। अब बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आज के दिन अगर आप देखें तो प्रोफेशनलिज्म
اور انپروفیشنل ایٹیچیوڈ دونوں کا ڈسپلے ہمارے ملک میں بڑا نظر آیا. اگر آپ نے پروفیشنلزم دیکھنا ہو تو آپ DGIS PR صاحب کی جو بریفنگ ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ غلطی سے ایک جرنل جو ہے نا مس کر گئے تھے نام سے, میجر جرنل ہے, میجر جرنل آصف غفور صاحب. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو اس وقت مجھے I was really taking a huge pride the way he was conducting himself, the way he was speaking, mashallah. اچھا, اس کے بعد جب سوال جواب شروع ہوئے تو پہلے 2 سوال جو ہے اس سے ہی پتہ چل گیا کہ کتنا ان پروفیشنل انوائرمنٹ بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے, خاص طور پہ آپ کے اور میرے پروفیشن کے بارے میں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ آج کا دن اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ تمام جو شکایات تھی وہ دور ہو گئیں, وہ جو ٹویٹ تھی وہ ودرا ہو گئی اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں کلیئر کر دی گئی. اچھا, معاملہ یہ ہے کہ ڈان لیکس کے بارے میں آج سارا دن جو کمنٹری سن رہا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا جی, بات کا بتنگڑ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل بہت بڑا معاملہ تھا, سازش ہے. PTI والے لگے ہوئے ہیں, باقی لگے ہوئے ہیں. PTI کی تو سمجھ آتی ہے, وہ اپوزیشن پارٹی ہے, وہ تو ٹرائی کرے گی کہ اگر کہیں پہ کوئی کریکس موجود ہے تو اس کو بڑا کر کے اور بلو اپ کر دیا جائے. اصل یہ ساری کہانی کا جو متن ہے اور جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بریفنگ, کوئی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں غلط یا صحیح کوئی بھی کلیم ہے, اگر وہ کانفیڈنسز میں بات ہو رہی ہے تو اس کو ایگزیجریٹ کر کے کہیں پہ نہ چھاپی جائے. اب ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا, مینج کرنا, اور اگر کوئی چیز ہو گئی ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ ڈان لیکس ہوئی کب تھی, یہ سیرل کی سٹوری کب آئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان اتنی کنفرنٹیشن تھی کہ انڈیا نے کلیم کر دیا تھا کہ وہ سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسے وقت میں جب یہ معاملہ ہوا تو اس سے ڈی مارٹلائز ہوتی ہے قوم بھی اور فوج بھی. تو اب ان تمام چیزوں کے لیے ایک سولوشن ڈھونڈا گیا. پہلے ایک جو ہے نا وہ ٹیم بورڈ بیٹھا, انویسٹیگیشن بورڈ بیٹھا, اس نے سارے کے سارے اپنے جتنے بھی کنکلوژنس تھے وہ آپ کے سامنے رکھے, حکومت کے سامنے رکھے. اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گیا. اس کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. فاروق, ابھی آپ نے بات کی کہ جس طرح سے یہ جب بھی یہ خبر آئی تھی یا اس کے بعد جس طرح سے یہ نیوز پیپر میں خبر لگی اور اس کے بعد جس طرح سے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا, لیکن اس کے بعد ہم سنتے رہے, بار بار بات کی جاتی رہی, اپوزیشن کی جانب سے زیادہ باتیں کی جاتی رہی کہ جی یہ تو بہت ہی بڑا ایشو ہے اور اس ایشو پہ تو حکومت کو چلے جانا چاہیے, بڑی چیزیں. لیکن 29 اپریل کو اصل میں فاروق ہوا کیا تھا؟ یہ ٹویٹ جس طرح سے ابھی آج جو ہے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ٹویٹ جس طرح سے آئی, کیونکہ وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن نہیں آئی تھی, لیکن اس ٹویٹ کو اس طرح سے پیش کیا گیا مختلف چینلز میں, لگ ایسا رہا تھا جیسے سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے بہت خراب ہو چکے ہیں, کوئی بہت مسئلہ آ چکا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جانے والا ہے, کس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی بات نہیں مانی گی. لیکن جو آج ہمیں پریس کانفرنس ہوئی اور جس طرح سے ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھی, جس طرح سے بات کی جا رہی تھی وہ بالکل مختلف نظر آئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات پوائنٹ آؤٹ بھی کی گئی کہ ٹاک شوز میں سول ملٹری ریلیشن شپ خراب کرنے کی اور ایک دوسرے کو لڑانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب دھرنے کے دن چل رہے تھے تو اس وقت آپ بار بار پوچھتی تھی مجھ سے پروگرام میں بھی کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے, اور میں آپ کو کیا آگے سے بات کہتا تھا, میں کہتا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اب اور کسی سے خطرہ نہیں ہے, اپنے آپ سے ہو سکتا ہے. اگر اپنے اندر جو ہے اتنی پھوٹ پڑ جائے, اتنا زیادہ جو ہے ویٹو ہو جائے یا کسی نو کانفیڈنس ہو جائے تو وہ اور بات ہے, باہر سے کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ایکسپیرینس کر کے. ہمارے پارلیمنٹ نے سیکھا ہے, ہماری ایگزیکٹو نے سیکھا ہے, ہماری جوڈیشری نے سیکھا ہے, ہماری آرمڈ فورسز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب پروگرام ہم کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے کچھ لوگوں کی بات کی تھی. 1.5 میڈیا گروپ میں کہوں گا, ایک میڈیا گروپ جو تقریباً لانچ ہوا ہے جس کی کینسلیشن ہو گئی تھی. اچھا, دوسرا جو ہے ایک اور ہے جس کا بھی وہ بیریا والا کوئی ایک واقعہ بھی ہوا. اچھا, ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بہت بیلیجرنٹ ہیں اور ان کے پیچھے ظاہری بات ہے کہ کوئی ایک سوچ ہے, کوئی اونر کی, انویسٹمنٹ کی. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی کا سیٹ اپ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز کو اٹھا کے بلو اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اتنا زیادہ بڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہر وقت لگنا شروع ہو جاتا ہے. پرپز کیا ہوتا ہے؟
पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि सिविलियन और फौजी लड़ें, पर्पस ये होता है कि अगर फौज लड़ने के मूड में ना हो तो लीडरशिप के अंदर भी फूट डाल दो, अगर सिविलियन साइड पे है तो वहां पे भी फूट डाल दो, या ऐसा एटलीस्ट एनवायरमेंट जरूर क्रिएट कर दिया चाहिए ताकि आप प्रेशर डालो ना, लगे ऐसे जैसे कोई ना कोई फूट पड़ गई। अच्छा फारूक, जिस तरह से आज क्लियर कर दिया गया है, एक तो ट्वीट वापस ले लिया गया, फिर बार बार बताया गया कि जी ये किसी सरकारी दफ्तर के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से नहीं था, एक तरह की गलतफहमी हो गई थी जो कि दूर हो गई है, और साथ साथ जिस तरह से बात की गई है कि लड़ाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन फौज जो है वो जमहूरी अमल को आगे ले जाने की, जैसे अवाम हामी है वैसे फौज भी हामी है। आज उन लोगों को फरूक, क्योंकि आप भी अब जो है हम हमेशा बात भी करते हैं, टॉक शोज में देख रहे होते हैं, जैसे पता चलता है नहीं जी आज तो पता नहीं क्या हो जाना है, बस अगला दिन है जी, 2 दिन है जी, ये आज उनको किस तरह का मैसेज मिला? मेरे ख्याल में आज के दिन मैसेजेस को छोड़िए, आज के दिन ये इस बात को सेलिब्रेट कीजिए, खुश हुई कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस जो है वो इकट्ठे हैं, मजबूत हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि बाकी लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए मेरा सेलिब्रेट करने से मुराद ये है कि बस खुश हो, ये नहीं है कि पटाखे फोड़े बाहर जाके, ये नहीं है कि कोई केक काटे। देखिए इस वक्त जो है पाकिस्तान वाकई पिछले 16-17 साल में पाकिस्तान हैज बिन थ्रू अ लॉट, और आपने जिस तंदही से जो है वो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी। मैं आपको जिन ग्रुप्स की बात कर रहा था उसका एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बार बार आपके मुल्क के अंदर वो आपको लेक्चर देते हैं, किस चीज पे? पेट्रियोटिज्म पे। आपको बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज हो रही है। जब भी वो फितना डालते हैं उसके बाद क्या होता है, अगर फूट पड़ जाए, धरना हो जाए या फिर इस तरह के हालात हो, एकदम आपके दुश्मन को फायदा होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं तो फिर अंडरस्टैंड कि कोई ग्रुप्स ऐसे बैठे हुए जो लबादा ये पहने हुए होते हैं कि जी वो मुल्क के बड़े पेट्रियाटिक हैं, लेकिन मीडिया में बैठे हैं, बाकी हैं चंद साथियों को साथ शामिल किया हुआ है, और उसके बाद जो फूट वो डालते हैं उससे मुल्क को नुकसान होता, फायदा नहीं होता। तो आज के दिन मैसेज कोई नहीं, सबक जरूर है हमारे लिए, और मिन हसल कौम है कि अगर आप इतने ज्यादा जो है टैक्सिंग टाइम से गुजर रहे हो जहां पे यू कैन टेक ऑफ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा वजीर आजम साहब जो है ना पाकिस्तान के फ्यूचर की, ब्राइटर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, DGISPR पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे ये लगता है कि हम वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, और अगर कर गए तो फिर हमें जितनी भी हमारे खिलाफ कंस्पिरेसीज है वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या इसके साथ भी कंस्पिरेसी थ्योरी खत्म हुई है, जो कि जिस तरह से आज DGISPR ने कहा है कि वजीर आजम फाइनल अथॉरिटी है और वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल दरामद होगा, तो आप इस तरह से वजीर आजम साहब की बालादस्ती को भी कबूल कर रहे हैं और आप मान रहे हैं कि ही इज द फाइनल अथॉरिटी। तो वो जो बार बार कहा जाता है नहीं जी यहाँ पे तो सिर्फ एक फौज है या हुकूमतों का ये काम नहीं है, या वो हर वक्त खिचड़ी बनाए रखना, आज कितनी क्लियर चीज होंगी एक साथ में जरूर। लेकिन आज तक आपने किसी हाजिर सर्विस फौजी को सुना है ऐसी कोई नेगेटिव बात करते हुए? नहीं। अच्छा, अगर कोई रिटायर हो गया तो भाई वो एक सिविलियन हो गया, वो हमारी तरह का हो गया, उसकी मर्जी है जो बातें करे। बाकी रह गया शेख रशीद साहब, बाकी रह गए हमारे वो जो बट्टी वगैरह और पता नहीं कौन कौन साहिबान है जो कि तोतेले के पत्ते। तो आज फिर भी इसके बाद जरा पॉजिटिव रहे, आपने पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों का हाल नहीं देखा, उनको तो लग रहा है कि ये क्या हो गया है। शेख रशीद साहब ने तो ये कह दिया, मजाहिया तौर पर ही कह दिया कि जी वो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन पीपल्स पार्टी वगैरह तो लग रहा है जैसे कौमी सलामती का मामला है और उसको जो है किसी और तरह से ही सामने आना चाहिए था। कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है हमारे साथ? नहीं है हमारे साथ। जी जनाब, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग। जी मैंने तो बात कर नहीं, शेख रशीद साहब का जो है ना, मैंने उनके तजिया सुना है और मेरे ख्याल में इतना सिंपल ना ले उनकी बातों को। अच्छा, पीपल्स पार्टी का तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हर किसी के दरमियान जो है ना फूट पड़ जाए, पीपल्स पार्टी के जो जरदारी साहब की जो खताएं वो माफ हो जाए और उसके बाद वो आराम से सब कुछ करें। वो हर बंदे को बताते फिरते हैं कि जी उनके पास एक तो 2 चीजें हैं, एक बहुत पैसा है जो कि वो अवॉर्ड करेंगे लोगों को, दूसरा अमेरिका की बैकिंग है। इस तरह की बातें वो बार बार कहते हैं, उनके लोग कह रहे हैं, हमें आके बताते हैं कि इस तरह का वो इंप्रेशन देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगली हुकूमत हम बनाएंगे, वजीर आजम हमारा होगा, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। बहरहाल वल्लाह माशाल्लाह। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर जो है यू हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं एक्टिवली। देखो ये याद रखना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो होना कोई मसला नहीं है।
اگر کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک بک کے اندر موجود ہے، اور ایک کتاب کو پڑھیں، پیج آگے چلا گیا، آپ تیز پڑھتی ہے، میں آہستہ پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو چاہتے ہیں نا کہ پوری کتاب کو بسم کر دیا جائے، کیونکہ ان کی اپنی کرپشن کی کہانیاں جو ہے، جو کہ میڈیا ہاؤسز میں لگ گئی یا پتہ نہیں کہیں اور لگ گئی، وہ ختم ہو جائے، وہ چھپ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ حکومتیں بنائیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کو اور نیشنل انٹرسٹ کو بہت نقصان ہے. ٹرو کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو، کہاں سے؟ عبدالکلام بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عبدالسلام صاحب بولیے. محترمہ میں نے بات کرنی تھی، تو 2-3 چینل ہیں آج ان کو کوئی سکون نہیں ہو رہا ہے اس بات سے نا. یہ جو اپنا مسئلہ ہو گیا نا، ابھی بھی وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ چینلز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کچھ 2-3 چینل ہیں. ابھی بھی ان کو سکون نہیں ہو رہا، جس طرح نا ایک ملک دشمن ہے یعنی کہ ثابت کر رہے ہیں. صحیح بالکل 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 ٹھیک ہے. عبدالسلام صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میرا اگلا سوال بھی تھا لیکن آپ نے پہلے پوچھ لیا. ایک اور کالر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سیکنڈ لائن میں کوئی مسئلہ بھی ہوا اس کو چیک بھی کر لیجیے. اچھا آگے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کال مل چکی ہے آپ کی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، ملک گلزیب کاکر. جناب جی کاکر صاحب بولیے. میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت اچھا ہو گیا، چھال ہو گیا ہے. ابھی ہمارے گورنمنٹ کو اور آرمی کو ایک پیج کرنا چاہیے. ہمارے جو ٹینشن چل رہے ہیں پاکستان میں، بہت ٹینشن چل رہے ہیں، بہت سخت ٹینشن چل رہے ہیں. ہمارے 3 بارڈروں کو انگیج رکھا گیا ہے، تینوں بارڈروں کو ہمارا خطرہ ہے، تینوں کو انگیج رکھا گیا ہے. اس لیے یہ مسئلہ جو حل ہو گیا. ابھی اپوزیشن کا میں بتاتا ہوں، اپوزیشن کا یہ حل نہیں ہے. اپوزیشن ہر بات کو یہ اور غلط لیتے ہیں، اور یہ ہمارے کچھ میڈیا چینل اس کو خریدے گئے ہیں. یہ میڈیا چینل پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرنا چاہیے. اگر پاکستان ہو تو ہم لوگ ہیں، اگر پاکستان نہیں تو پھر ہم لوگ نہیں. بالکل بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کال کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ لیکن اس سے پہلے جب میں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ احسان بول رہا ہوں کراچی سے. جی حکم کیجیے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دانش کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن یہ پارٹی کے مسئلے جب ہی حل ہوں گے جب یہ متناسب نمائندگی کا نظام لائیں گے آپ، تاکہ پارٹی کے جو ووٹ بن جائے ان کی سیٹیں ملیں ان کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کال کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں میاں ذوالفقار بول رہا ہوں فیصلہ سے. جی ذوالفقار صاحب بولیے. میں ابھی باقی چینل پر بھی دیکھ رہا تھا، جیو نیوز پر بھی بہت سے سیاسی بونے جو ہیں جو آج کل سیاسی دکانداری چمکائے بیٹھے ہیں، ان کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے. ارے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مجھے کوئک بریک کا کہا جائے، جو بریک سے واپس آئیں گے تو ضرور بات کریں گے اینکرز کے حوالے سے، ٹی وی چینلز کے حوالے سے، اور جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی سب کچھ جب حل ہو چکا ہے تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات حل نہ ہوتے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، اس سارے حوالے سے بات کریں گے. مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈانس کمپٹیشن اور پتلی چوٹی. ماں میرا پراندہ دینا. کیوں؟ چوٹی گھنی دکھے گی تب پرفارمنس اچھی لگے گی. ہر ٹائم شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. کھنے والوں کے لیے نو شارٹ کٹ. لائف بوائے کا نیا اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. اس کے آمنڈ آئل اور ملک پروٹین فارمولا سے بال دکھیں 30% تک زیادہ گھنے اور بنے مضبوط. نو شارٹ کٹ پرفارم کرنا پڑے گا. نیا لائف بوائے اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپو. واقعی کچھ نیا ہے چاہیے. کیا راز ہے؟ ترنگ کا نیا لاجواب مزہ. آج تو مجھے بھی لاجواب کرتی ہے. رنگ کھلا کھلا، خوشبو ایسی کہ دل کو بھائے اور مزہ زباں پر رہ جائے. اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے. Your Q
new mobile 4G-enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your Moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट, परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उन मीडिया मालकान के हवाले से, मीडिया चैनल्स के हवाले से, उन एंकर्स के हवाले से जो कि अब जबकि तमाम मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, उसके बावजूद इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से जो है किसी न से इस मामले को जो है गंभीर बनाया जा सके, इस मामले को जो है उलझाव का जो है वो शिकार किया जा सके। हुकूमत ने डॉन लीक्स के हवाले से जो मामला है वो APNS को भेजने का फैसला किया है ताकि सिरिल अलमेडा और जफर अब्बास के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन फरूख न जाने क्या वजह है कि इसको भी अब कह रहे हैं कि ये तो सहाफती हवाले से जो है उस पर कतगन लग रहा है, जो है ये सहाफती आज़ादी जो होती है, जो मीडिया की आज़ादी होती है, उसके ऊपर कतगन लगाया जा रहा है। देखें, मामला ये है, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि 2 किस्म के हमारे जो है अफलातून हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। एक दाएं बाजू के अफलातून है जिनको ये नहीं समझ आती है कि मुल्क को किस तरह से चलाना है, तो एंड में जो है ना वो अपनी रियासत अपने लोगों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। दूसरी साइड पे वो लेफ्ट वाली साइड के भी ना, एक्सट्रीम लेफ्ट के, हार्ड लेफ्ट के जो है कुछ लोग हैं जो कि अगेन अफलातून है, वो अपनी रियासती इदारों पे अटैक करते रह जाते हैं। पहले लोग वो हैं जहाँ पे शाम गरीबा चलता रहा है, वो लोग हैं जो कि समझते थे कि किसी तरह से हुकूमत गिर जाएगी और किसी तरह से कोई लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इन लोगों से बात करें ना तो इनके पास भी कोई लॉजिकल अगला स्टेप नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक इर्तका हुआ है, उस इर्तका के अंदर हुकूमतें कैसे बनती है, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि जी बस ठापा और लड़ाई हो जाए, और उसके बाद आगे क्या, कोई आगे स्टेप नहीं। ठीक, उससे क्या होता है, धरना हो जाता है, धरने के बाद स्टेलमेट हो गया, आगे कुछ नहीं हो सका। अब इन तमाम चीजों में सीपैक जो है वो लेट हो जाता है। अभी जो हो रहा है एग्जैक्टली वही कुछ हुआ है। इधर से इन्होंने ये किया है, शोर शराबा डाला है टेलीविजन के ऊपर, बार बार आके, अच्छा कहीं पे छोटा सा कोई फ्रैक्चर आ गया ना, जोर लगा दो कि टांग ही टूट जाए, बाजू ही टूट जाए, और उसमें क्या होता है, इंडिया जो है पहले इल्जाम लगा देता है कि हमारे बंदों को बीहेडिंग की है, पता नहीं किसने की, अपने लोगों ने शायद की हो। उसके बाद जो है अफगानिस्तान एकदम आंखें दिखाना शुरू हो जाता है, और तो और एंड में जो है ना ईरान के ऊपर भी प्रेशर डाल देते। इंडिया के अखबारों में आ रहा था कि ईरान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें, अगले दिन वो स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, इन तमाम चीजों में यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, जिंदगी याद रखे, जब हम पढ़ रहे थे ना, जब यूथ था तो उस वक्त जो है ना बड़े कहते थे ये याद रखना कि यू गेट ओनली वन चांस, वन शॉट एट लाइफ। ये जो आपकी उम्र है ये हमेशा नहीं रहेगी, आगे और आ जाएगी। इसी तरह से जो आज का वक्त है, जो कि रीबिल्डिंग का, रिकंस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके लिए यू हैव ओनली वन शॉट। और एन उस वक्त अगर आपके इर्द गिर्द सारे के सारे हॉस्टाइल कुव्वतें बैठी है तो आपको यूनाइटेड रहना है और उसके बाद आपने फाइट करना है। ठीक है। अच्छा, मेरा मसला ये है कि आप और मैं जो है ना कोई जंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे सामने आप ठहरी हुई हैं, आपकी फौज मौजूद है, मेरे पीछे मेरी फौज मौजूद है, और ऐसे वक्त में जब आप मुश्किल में हैं, मेरी फौज के अंदर 4 बंदे, मैं फौज मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, कौम की बात कर रहा हूँ, 4 बंदे आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे मजबूरन आगे देखने की बजाय उनकी तरफ देखना पड़ता है। उतनी देर में आपको अपने आप को रीग्रुप करने का मौका मिल जाता है। वो 2 बंदे जो आपस में लड़ रहे हैं, 4 बंदे, उनका भी मकसद ये है कि किसी तरह से डाइवर्जन हो। तो मुझे उन 4 बंदों को पकड़ के ये तो कहना चाहिए ना कि तुम जासूस तो नहीं हो। एग्जैक्टली, यहाँ पे इसी पॉइंट से सवाल उठता है, जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जी ये जो डॉन लीक्स का मामला था, ये सिर्फ और सिर्फ फौज और हुकूमत के दरमियान नहीं था, बल्कि ये मुल्क की सलामती का मामला था, और हमें आवाम को बताया जाए कि क्या चीजें तय पाई हैं। मतलब इमरान खान साहब को बात समझ नहीं आती है, एक चीजें दोनों साइड से क्लियर हो चुकी हैं। बाकी ये वजह क्या है फरूक, कि एक तरफ से अफगानिस्तान इस वक्त हम पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, ईरान जो है हमारे वाले से बयान दे रहा है, इंडिया जो है वो कभी लाशों की बात करता है, कश्मीर
کشمیر پہ مظالم کی انتہا کر چکا ہے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے وہ جو ہے عالمی عدالت پہ جا چکا ہے, اور ہم لوگ ابھی تک یہی بیٹھے ہوئے جو ایک خبر لگی تھی اس کا کیا بنا, یا اس کی رپورٹ جو نظر عام, کیا ہمارے ملک میں, کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے کس مشکل دور سے گزر رہا ہے, ہر طرف سے جو ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم ان سب چیزوں پہ نظر ڈالنے کے لیے بس اس پہ لگے نا یہ خبر کا بتایا نا, خبر کا کیا آپ لیجیٹیمیٹ کنسرنس کو جو ان لیجیٹیمیٹ باتیں ان سے کنفیوز نہ کیجیے گا. ڈان جو لیکس ہے نا, اس کے اوپر ایک ادارے نے ایک اسٹینڈ لیا اور وہ کنسرنس تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ اگر کہیں جا کے بات کرتا ہے وہ کانفیڈنسز میں بات کرتے ہیں, ایسی سیکیور میٹنگز ہوتی ہیں جہاں سے بات لیک نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن تھا جس پہ انہوں نے سوال کیا, جس کے اوپر ایک پوری کی پوری انکوائری بورڈ بیٹھا, اور اب آپ کے سامنے یا کم از کم حکومت کے سامنے وہ رپورٹ موجود ہے, آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن موجود ہے. لوگ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں, میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو چیزیں خراب کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشن کو اپنا سولوشن بھی چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو موو آن ایشورنسز کے ساتھ کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کرنا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی لڑائی پڑ جائے نواز شریف کی, ٹھیک ہے, اور اداروں کی, اور اس کے بعد کیا ہو کہ جی وہ گھمسان کی جنگ ہو, اس میں وہ اور ریٹنگ کریں. آپ کو یاد ہوگا جب دھرنے کا سیکنڈ چانس آ رہا تھا, جو لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, تو اس کے اندر وہ جو چینل تھا جس کی میں اشارتاً باتیں کر رہا ہوں, اس نے تو دھرنا HQ بنا لیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ ریٹنگ لے گا اور پتہ نہیں کیا کیا بینیفٹ لے گا. تو ایسے تمام تماشوں کے وقت دنیا کے ہر ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں اف یو کیپ آن فائٹنگ امنگ یور سیلف, اور پھر اس کے اندر جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اب آپ نے 3 ملکوں کی بات کی, آپ نے افغانستان کی, آپ نے جو ہے انڈیا کی اور ایران کی. بالکل, میں اس طرف آنے لگی تھی, لیکن کیونکہ اب آپ نے بات کی تو یہیں سے چھوٹا سوال نکلتا ہے. یہاں پہ سمجھ آ گئی, فوج کی بات سمجھ آ گئی, حکومت کی بات سمجھ آ گئی, لیکن یہاں پہ ایک اور تیسری پارٹی بھی ملوث رہی ہے, وہ سیرل المیڈا کو کہہ لیا جائے یا اخبار کو کہہ لیا جائے. وہ ان کے حوالے سے کیا ہے, کیا آج کے بعد صحافیوں کے حوالے سے یا سیرل المیڈا یا باقی ایسے لوگ جو کہ خبر شائع کرتے ہیں, کیا ان کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آئیں گی سامنے کہ آج کے بعد اس طرح کی خبر بھی شائع نہ کی جا سکے جو کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہو, جو کہ کنسرنڈ ہو, اور جو کہ بہت ٹاپ سیکرٹ ہو, جس کو باہر نہیں جانا چاہیے کسی بھی صورت. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بین ریفر ٹو APNS جو کہ مالکان کی ایک تنظیم ہے, اس کے اندر یہ طے کیا جائے گا. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز میٹرز, اب فوجی اگر بیٹھا ہوگا تو وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بات کرے گا. میں صحافی ہوں تو میں کچھ چیزوں میں نا کچھ اداروں کی اپریسیشن بھی کرتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ جنگ گروپ ہے, ان کا کوئی ورکر جو ہے اگر اس کے اوپر اس کو نکالنے کا پریشر ہو وہ نہیں نکالتے, ٹھیک ہے. ڈان کا بھی یہی رہا ہے. سیرل کا معاملہ تھا, ایڈیٹر نے اس کو اون کر لیا. ظفر عباس صاحب جو ہے ہمارے دوست ہیں, بہت پرانے بڑے سینئر ہیں, BBC کے ساتھ ہوتے تھے. اب ایسے وقت میں ان کو کیا کرنا ہے یا ان کے بارے میں کیا جو ہے کنسرنز ہے, کس طرح ان کو ڈسپلن کرنا ہے, یہ تو ادارہ جانے اور یہ APNS جانے. لیکن ایک بات ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی گئی ہے کہ دیر شوڈ بی اے کوڈ آف کنڈکٹ جس کے اندر آپ کے اندر سینسٹیوٹی ہو کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں کو اس طرح سے ایکسپلائٹ نہ ہونے دیں. اور اس کے بارے میں میرے خیال میں سب سے پہلے یہ اچھی خبر ہے کہ ایک سائڈ پہ لیک کی سائڈ پہ کہ کوئی بات دوبارہ لیک نہ ہو, اور دوسرا پبلیکیشن میں نیشنل انٹرسٹ کو اپنے سامنے رکھا جائے. ان دونوں پہ امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ ممالک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے انہوں نے ڈان لیکس کے حوالے سے بہت کم بات کی تھی, پریسائزلی بات کی تھی, لیکن باقی چیزوں پہ جو ہے انہوں نے بات کی. افغانستان سے شروع کر لیتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم نے ٹاپک بھی کیا تھا گزشتہ کچھ دن پہلے, جو ہے وہ مردم شماری کی وجہ سے ٹیم گئی تھی چمن بارڈر پہ اور وہاں پہ نشانہ بنایا گیا تھا. آج نے کلیئر کیا کہ چمن بارڈر کا جو کچھ علاقہ ہے وہ آدھا پاکستان میں آتا ہے, آدھا افغانستان میں آتا ہے, لیکن ہم نے افغانستان کے جو سیکورٹی فورس ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں مردم شماری ہونے لگی ہے. پھر کیا وجہ ہوئی فروخت, کیا وہی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کیا انڈیا پیچھے ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھیں, اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, اب بھی تو مل کر بیٹھے ہوئے پاکستان اور افغانستان. تو یہ چیزیں پہلے افغانستان کو, اب بھی تو افغانستان ہمارے ساتھ آ کے بات کر رہا ہے. حامد کرزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رمضان کے دنوں میں شاید پاکستان کا دورہ بھی کریں گے. عبداللہ صاحب کی طرف سے بھی اچھی اسٹیٹمنٹ آ گئی. تو یہ باتیں, یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے خون خرابہ ہوگا, پہلے پیک پہ جائے گی, بارڈر بند ہوگا, اس کے بعد جب ان کو احساس ہوگا تو اس کے بعد یہ کام کریں گے, تو روز کا معمول بن چکا ہے.
देखिए हम आज भी उनको भाई कह रहे थे। हाँ जी, मेरे ख्याल में जो कहा, मेरे ख्याल में उसमें तो रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल बातें की और आई एम रियली अप्रिसिएटिव। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जिस तरह से जब्त रखा और बाकी किया। बल्कि एक चैनल वाले कह रहे थे कि वो जज्बाती ना हो जाएं कि इतना चीज़ है, तो मैं तो ये सोच रहा था, और बल्कि मैं आपसे भी कहता हूँ कि अ सोल्जर कैरीज बैटल स्कार्स like medals, he wears them like that. तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो बड़ा जबरदस्त है। देखिए याद रखें कि इदारे, ये जितने इदारे, इनकी बुक्कत किस बात पे? पाकिस्तान की वजह से। एक ऑफिसर जो है, ये मेजर जनरल जो है ना, ऐसे नहीं बन जाता है बंदा, और एक पूरी मेहनत लगती है, करियर होता है। इसी तरह से हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियन, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर, हालांकि हमारे मुल्क में ये होता रह गया कि वजीर आजम मुल्क से बाहर गए, इलाज कराने गए, और एक भाई साहब जो है वो मोबाइल उठा के एक हार्ट के पेशेंट के पीछे फिर रहा है और उसको जो है ना आवाजें कस रहा है और बिल्कुल हाउंड करता फिर रहा है। इस तरह की भी बातें। लेकिन ये जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, दे हैव एक्चुअली क्रॉस सो मच, और उसके बाद यहाँ है तो इनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, और अगर जो है उनका कोई बड़ाई नजर आ रही है तो उसको सलाम भी करना चाहिए। तो मैं तो पाक फौज को सलाम करता हूँ। लेकिन कॉलेज से पहले आपकी जो बात है ना, आपने अफगानिस्तान के बारे में कहा, उन्होंने तो भाई कह के बात को एक साइड पे कर दिया, लेकिन कुछ हुआ। एक तो ये है कि जो अफगानिस्तान ने किया, उससे पहले इंडिया यही कुछ कह रहा था कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, ठीक है। उस दिन जब हम यहाँ बैठे थे तो मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था कि अगर कोई बात नहीं सुनता है तो इन सारों के डैडी से बात करनी पड़ेगी। और डैडी कौन है आपने पूछा था, मैंने कहा था हमारे अमेरिका है। उसके बाद ये हुआ कि उसी के चंद घंटों के बाद अमेरिका के अंदर हमारे जो एम्बेसडर हैं वो जाके NSA से जो अमेरिका के, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है कोई एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो गया। तो अब मेरे ख्याल में जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए, कोई बुरा काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। और फिर ये भी था कि हमारी अफवाज ने जो उनकी साइड से जो आया था अटैक, उसको रिपल्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया। ठीक है, कॉलेज को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैडम लाहौर से बात कर रहा हूँ, जफर बेग। जी जफर साहब बोलिए। तो ये फरूख साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इनका जो तजरिया होता है वो माशाल्लाह बहुत मुकल्लम और इंतहाई और मगन होता है। और आपका प्रोग्राम और सैयद अनवार हुसैन साहब का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम में बड़े शौक से दी। बहुत शुक्रिया। सवाल क्या पूछेंगे? सवाल यही खुशी हो रही है बस ये पढ़ के तरीके से PM साहब ने हल कर दी है। तो इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बात करती है तो सोच होता है कि डॉक्टर साहब या वो तैयार नहीं जा रहा और फरूख साहब जो है वो बुलेट हो जाता है। जरा फरूख साहब को ज्यादा टाइम दिया करें। अरे नहीं बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जफर साहब। एक और कॉल उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक जनाब, मेरे भाई कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं बिलाल अहमद कोयटा से बात कर रहा हूँ। जनाब हुक्म कीजिए। जी डॉक्टर साहबा, ये जिम्मे की जो अच्छा दरख्त है ना, बहुत अफसोस मुझे। आपकी आवाज कम कर दी है इन्होंने, पता नहीं क्या हो गई दरमियान में, कोई समझ नहीं आई। हाल में शायद फोन जो है नहीं, हमारी लाइन का मसला है ना जी। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे एहसान के हवाले से भी, किस तरह से DG ISPR ने आज उस हवाले से बताया, नौरीन लगारी के हवाले से बात करेंगे और बात साथ करेंगे कुलभूषण यादव के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। घने बालों के लिए नो शॉर्टकट। लाइफ बॉय का नया स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू, इसके आमंड ऑयल और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला से बाल दिखें 30% तक ज्यादा घने और बने मजबूत। नो शॉर्टकट परफॉर्म करना पड़ेगा। नया लाइफ बॉय स्ट्रॉन्ग एंड थिक शैम्पू। रंग का नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को पाए, मजा इसका रह जाए। अब तारीफ से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय।
वेलकम बैक नाजरीन बात हो रही है DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस हवाले से हमने बात की डॉन लीक्स के हवाले से, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से। आज साथ बात हुई है एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से, क्योंकि बार बार कहीं ये बातें की जा रही थी कि एहसानुल्लाह एहसान को जिस तरह से टीवी पे लाया गया है, तो कहीं शायद कोशिश की जा रही है कि उस दहशतगर्द को हीरो बनाया जाए। तो आज इस हवाले से भी क्लियरिफिकेशन हुई है कि उस दहशतगर्द को जो है बिल्कुल हीरो नहीं बनाया जा रहा, बल्कि अगर उसको टीवी पे लाया गया तो उसका मकसद सिर्फ यही था कि बताया जाए कि किस किस तरह से और किस किस ने उसकी मदद की थी ये तमाम काम करने के हवाले से, और उसको जो है जो भी उसने गुनाह किए हैं, जो भी उसने काम किए उस हवाले से उसको सजा मिलेगी। नौरीन लगारी के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि नौरीन लगारी जो है वो क्योंकि उनकी एज बहुत कम थी और वो अभी दहशतगर्द नहीं बनी थी, बल्कि उनकी जो है ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। तो इसी वजह से उनका ये कहना था कि अभी जो है उनको कुछ अर्सा जो है वो जो है इसीलिए उनको देखा जाएगा, और कोशिश ये की गई है कि वो क्योंकि दहशतगर्द नहीं बन पाई थी, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं रही थी, तो इसलिए उनको एक और मौका दिया जाए। साथ साथ बात की गई कुलभूषण यादव के हवाले से कि भारत जिस तरह से आलमी अदालत में कुलभूषण यादव का मामला ले गया, तो इसको डेफिनेटली वजारत खारजा ही देखेगी, लेकिन कुलभूषण यादव का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है, बात की गई है और सबूतों के साथ की गई है, तो जो भी सजा है वो कुलभूषण यादव को मिलेगी। एहसानुल्लाह एहसान से शुरू करते हैं। जनाब, बात ये हुई डॉक्टर साहबा कि जिस वक्त एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चलना था तो उसको ब्लॉक कर दिया गया था। अगर आपको याद हो, पाबंदी लग गई थी। पहले उसका वीडियो टेस्टिमोनियल चला था जो कि ISPR ने जो है वो किया था, रिलीज किया था, और उसके अंदर हमने सारी की सारी कहानियां सुन ली। उसके बाद जो है सलीम साफी साहब का इंटरव्यू था, जिसके अंदर जो है जो इश्तिहार चल रहा था उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बड़ी रिलैक्स थी, जैसे वो कर रहे। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि जिन लोगों ने जो इसके विक्टिम्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि ये बैठा हुआ टेलीविजन पे स्माइलिंग कर रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये रिएक्शन आ गया हमारे मुल्क के अंदर। वो जो मैंने आपको कहा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, तो उसने जो है ना उठाया मामला और ये कर दिया कि कहीं पे वो इंडिया को ना एक्सपोज कर दे, तो इसलिए रोक लिया गया। ISPR का रिलीज वीडियो पूरे का पूरा चला है। जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे वो कौन थे ज्यादातर? वो भी वही थे जो सहाफी कहलाते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो नौरीन लगारी है उसका इंटरव्यू चला। 19 साल की लड़की है, बरगला लिया गया उसको, बहका लिया गया उसको। शुक्र है कि उसको जो है कहीं पे जब मुल्क से ले जाने की कोशिश या प्लान था कि वो दाइश के वो जाके ज्वाइन कर ले, बाकी सब कुछ, उस सारे प्लॉट से पहले उसको रोक लिया गया। उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा रिहेबिलिटेट करके वापस लाना मकसद है। अच्छा, उसके अंदर भी इंटरव्यू हो रहा था और लोग बड़ी इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जी क्योंकि वो दहशतगर्दों के साथ तो रही थी, माइंड तो उनका फिक्स हो गया था, कहीं वो दोबारा किसी इस किस्म की कार्रवाई में ना नजर आ जाए, इस तरह की ये भी बड़ी आजकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। अब अगेन इस पे भी ज्यादातर जो कंप्लेन आ रही थी वो प्रिंट मीडिया के साथियों से आ रही थी। सादिया जिन्होंने इंटरव्यू किया, और उससे पहले ये जो साफी साहब है, ये भी साफी है। अब इन दोनों के जो कंडक्ट है या इसके ऊपर अगर किसी ने सवाल उठाया तो फिर ये हम साफियों से पूछे ना, ये फौज से नहीं पूछेंगे, ये बाकी किसी और से रियासत से नहीं पूछेंगे, ये हम अपने प्रोफेशन से पूछेंगे कि क्या हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर एक दहशतगर्द को आपने पकड़ के सामने बिठाया हुआ है, पहले केस में वो दहशतगर्द है, दूसरे में एक भटकी हुई रूह है जिसको आप वापस ले आए लेकिन बाहर कैफ हुआ है। अब जो दूसरा इंटरव्यू था नौरीन वाला, उसके अंदर जो अल्फाज थे ना, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, आपकी जान बख्शी हो गई, आप हिजरत कर रही थी, वगैरह वगैरह। काइंडली जरा हम साथियों को अपने आप को देखना चाहिए। अगर हमारे प्रोफेशनलिज्म में और हमारे इस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बंदा इनकेपेबल है, हमें ट्रेन ही नहीं किया गया हाउ टू डील विद द टेररिस्ट, ठीक है ना, हाउ टू डील विद द टेररिस्ट और पोटेंशियल टेररिस्ट। उसके लिए अब क्या ISPR आपके लिए स्कूल लगा के बैठे? उसके लिए क्या आपकी जो रियासत पाकिस्तान है आपकी ट्रेनिंग करे? आपके अपने इदारे को आपको ट्रेन करना है। उनका काम था, उन्होंने आपको एक्सेस दे दिया। अब अगर आपने उसको पीरनी बना के बिठाना है या उसको जो है ना आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता बना के बिठाना है मौसूफ को, तो आपकी मर्जी। आज के दिन ये एश्योरेंस हो गई कि एहसानुल्लाह एहसान जो है वो मनी की तरह लॉन्डर्ड नहीं होगा, वो धो के उसको जो है ना फरिश्ता नहीं बना दिया जाएगा, और जो ड्राइक्लीन नहीं किया जाएगा। और जो बच्ची है उसका ये कह दिया गया कि उसके सर्कमस्टांसेस और है,
बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है ना कि उसको जब वो चली है तो वो आके करने क्या लगी थी, क्या वो एक्सप्लोड होना क्या प्लान था, या वो ISS के ट्रेनिंग कैंप में जाना चाहती थी मुल्क से बाहर। जो इंटरव्यू आप सुने तो उसमें पता चलता है कि वो सुसाइड बॉम्बर नहीं थी, शी वांटेड टू लीव द कंट्री और जाके उनके पास ट्रेनिंग लेना। और उसको क्योंकि वो एक जो उसका फेयर चला और सारा कुछ हुआ, हाँ जी, उसने बहुत सारी बातें बताई। आप एज छोटी होती है तो इस तरह की चीजें आ जाती है, इसलिए एक मौका इनको देना चाहिए। लेकिन एहसानुल एहसान क्योंकि उसने सारी कार्रवाई की तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। कुलभूषण जाधव जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके हवाले से बातें भी होती रही हैं, सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसी वाले से हुई हैं। कभी कहा गया कोई शख्सियत आ गई इंडिया से, तो कहा गया कि डील हो रही है, कभी बैकवर्ड डिप्लोमेसी का नाम दिया गया, कभी बहुत चीजें की गई। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि आलमी अदालत में भारत जो है इस केस को लेके जा रहा है और वहां पे लेके बल्कि गया है, तो सुषमा स्वराज साहिबा तो कहती हैं कि जैसे वहां से उनको फौरन रिहाई मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास ठोस सबूत हैं और आलमी अदालत में दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दीजिए अवाम के लिए भी, अगर आलमी अदालत कोई फैसला कर देती है और उस पर एक मुल्क जो है उसके कंसर्न्स होते हैं या उनको पता होता है कि फैसला ठीक नहीं है, तो क्या अमल दरामद करना वाजिब हो जाता है आप पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि डोमेस्टिक लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ से स्ट्रांग है। ठीक है, आपने अगर इंटरनेशनल कोई चार्टर्स को साइन किया हुआ है, ये वियना कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, इस तरह के कन्वेंशन जो है अगर आपने किए हुए हैं तो वो आप पे अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान आर्मी का पहले भी जब वो बीहेडिंग वाली हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर भी ये पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने कभी भी प्रोफेशनली किसी कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया। हालांकि इंडिया की तरफ से इल्जाम प्रोपेगेंडा लगाया गया, लेकिन कभी भी इट हैज नॉट बीन प्रूवन, राइट। और अल्लाह का शुक्र है मोस्टली तो नोबडी हैज एक्चुअली एवर सेड कि हम ऐसा कोई वायलेट करेंगे। अब मामला ये है, कुलभूषण जाधव जो है वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के अंदर कागजात लेकर नहीं आया हुआ था, पाकिस्तान का वीजा लेकर नहीं आया हुआ था, वो ईरान से यहाँ पे चुपके से दबक के पाकिस्तान में आ गया और उसके पास दो पासपोर्ट थे। ठीक है, अगर बात होती सिर्फ और सिर्फ किसी एस्पियनाज की कि जी जासूस है, तो फिर तो इंटरनेशनल लॉ जो है अप्लाई होते। ठीक है, लेकिन जब असल में वो दहशतगर्दी कर रहा है तो उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। और फिर एतराफ भी कर रहा है। हाँ जी, एतराफ भी कर रहा है, उसने एविडेंस दे दिया, सब कुछ हो गया। ऐसे तो नहीं हमारे कोर्ट ने जो है ना, मिलिट्री कोर्ट ने उसके ऊपर फांसी का वो कर दिया ना। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो बिल्कुल आपके कोर्ट की तरह ऑपरेट कर रहा है। आप उधर चले गए अप्रोच करके, उसने स्टे कर दिया और हमने स्टे कर लिया। अच्छा, उसके या मतलब जो हमने कह दिया कि हमारी रियासत जो है वो करेगी, अभी भी उसको फौरन फांसी तो नहीं देनी है ना, उसका पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले वो आर्मी चीफ को अपील कर सकता है रहम की, अगर उसको रिजेक्ट किया जाएगा उसके बाद जो है ही कैन गो एंड अपील टू दी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और वहां पे सारी फाइलें इकट्ठे जाती है। उसके बाद जाके सब कुछ होता है। मर्सी पिटीशन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे वक्त में कुछ टाइम तो लगेगा। ये ना समझे कि बस खत्म हो गया। मेरा मसला ये है कि ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि हम जो है अपने मुल्क के अंदर इतना ज्यादा पोलराइज करके बैठे हुए हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की कैपेसिटी टू ब्लॉक सच इंसिडेंट्स कम हो जाती है। 90s में 80s में आपके ऊपर रेस्लर अमेंडमेंट क्यों लग गई, आपके ऊपर और पाबंदियां क्यों लगी? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया अगर कोई लॉबी करता था, अगर सिविलियन कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा जाता था, वो कहता था कि जी बाकियों पे पाबंदी लगाओ, हमारे मुल्क के अंदर के लोगों पे हमें आगे रखो। दूसरी साइड से भी यही इंप्रेशन मिलता था। जब आप इकट्ठे होते देन इंडिया कैन नॉट डू मच। इसलिए मेरे ख्याल में इसके अंदर से निकलेगा कुछ नहीं, उसको फांसी मिलनी है, मिल जाएगी। देखो ठीक है, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। लास्ट ऑब्वियसली आपसे कमेंट में चाहूंगी इस पे। ईरान के बारे में तो खैर हमने काफी बात की है, लेकिन फिर भी ईरान की जानिब से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, किस तरह से अब पाकिस्तान को हमने बात की, अफगानिस्तान के हवाले से हमने बात कर ली, इंडिया के हवाले से ईरान से अब किस तरह से बात करनी पड़ेगी? कहीं ये फौजी इत्तेहाद की वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ईरान के तहफ्फुज़ात है, उस वजह से आर्मी चीफ के इस तरह के बयान आ रहे हैं? और सारा देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके बंदे मारे गए। ठीक है, पाकिस्तान जो है उसको भी जो है अफसोस है कि उनके लोग जो है उनके सोल्जर्स मारे गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो एलिमेंट्स कहाँ थे, क्या वो हमारे बॉर्डर से आए या उन्हीं के बॉर्डर में थे? ये भी बहुत सारे सवाल का जो है ना जवाब उसका चाहिए। अच्छा, लेकिन एक और बात भी है, किसी भी मुल्क के अंदर हॉक्स होते हैं और डव्स होते हैं। अच्छा, मामला ये है कि जब इंटरनेशनली बहुत कुछ चल रहा है, मुल्क के अंदर इलेक्शन होने वाला है। आपको पता है कब है इलेक्शन?
कब 2018 परसों। अच्छा, ईरान के सॉरी, पाकिस्तान के नहीं भाई, उधर के। अच्छा नहीं, परसों 12 तारीख को जो है उनका इलेक्शन है प्रेसिडेंट। हाँ। और इतना ज्यादा उनके हार्डलाइनर्स हुए हैं कि रूहानी साहब गए हैं किसी बॉर्डर पोस्ट पे माइनर्स के पास, तो वहां पे उनके ऊपर अंडे फेंके गए क्योंकि जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के कोई एलिमेंट्स हैं जो उनको हरवाना चाहते होंगे, लेकिन वो जीत जाएंगे। अब इस सारी की सारी वो जो स्ट्रगल है ना, उसके अंदर कोई ना कोई हार्डलाइनर जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। और जाहिर बात है कि ऐसे हार्डलाइनर्स थे जो अहमद निजात साहब के जमाने में इंडिया के साथ करीब आके मिले थे। तो ये 2-4 दिन का मामला है, फिर सेटल हो जाएगा। लेकिन इंडिया एक्सप्लॉइट कर जाता है। आपको अपने आप को यूनिफाई करना है और उसके बाद अपने जितने भी नेबर्स हैं उनको, खासतौर पर इंडिया को छोड़ के, उनको बहुत करीब रखना है, वरना इंडिया करता है। बिल्कुल। और DGI वाली बात जो हमने स्टार्ट में भी गई थी कि 2020 का मैच है, 17th ओवर जो है वो चल रहा है हमारा, तो इससे हमें हर तरफ से दुश्मनों का जो है वो हम पर गलबा होगा। कोशिश किया जाएगा कि पाकिस्तान को किसी न किसी से डिस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन हमारा काम है कि इतनी कुर्बानियां दी हैं तो हम आगे भी जो है एक लाइन बोल सकते हैं। बिल्कुल एक लाइन बोल सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है खास तौर पे DGI-SPR आर्मी चीफ, इनको सलाम करने की जरूरत है और DGI-SI को भी, क्योंकि आज के दिन जो है इन्होंने पाकिस्तान को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग किया है बाय एक्चुअली शोइंग टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल कंट्री है जिसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एज वेल। इसकी वजह से उनके इंशाअल्लाह ताला भाग और बढ़ेंगे और उनके जो है ना इसी अच्छे नोट पे प्रोग्राम का जो है काम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।